हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। बाजार आज में भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज से मैंने एक नया सेक्शन डाला है कि आओ सीखें। हर रोज कोशिश करूंगा वीडियो के शुरुआत में 5 मिनट में आपको एक ऐसा ज्ञान दूं जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जुड़ गए हैं और इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम बिगिनर्स भी हैं जो जानना चाहते हैं कई चीज़ों का मतलब और उनको समझ नहीं आ पाता। कह रहे सर आप इतना अच्छा एनालिसिस करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ऐसे कहते हैं, पर सर हमें कई बातें समझ में नहीं आती, आप बीच बीच में बता दिया करो। तो इसलिए एक नया सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आओ सीखें, या कहिए आओ सीखें एमकेजे की जुबानी। आपको कौन सा टाइटल अच्छा लगा? इस सेक्शन का नाम रखना है आओ सीखें, या आओ मेरे संग सीखें, या आओ सीखें एमकेजे की जुबानी। आप खुद लिखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में इस सेक्शन का क्या नाम लिखा जाए। मैं चाहता हूँ हर सेक्शन का एक प्रॉपर नेम हो और वो अपने नाम से पहचाना जाए। तो इस सेक्शन में आपको मैं कुछ सिखाऊंगा और आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शेयर बाजार में सब लोग जब शेयर वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो प्राइस अर्निंग रेशियो की बात जरूर करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है कि आप ऊपर ले लीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर और नीचे ले लीजिए अर्निंग पर शेयर। ऊपर मार्केट प्राइस पर शेयर और नीचे अर्निंग पर शेयर। तो जैसे मान लो किसी शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपये है और उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 20 रुपये है। तो एमपीएस ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया ईपीएस 20, 100 डिवाइडेड बाय 20 आपको क्या मिलेगा? 5। तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा 5 टाइम्स। अब आप पूछेंगे भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो इससे हमें यह पता चलता है कि बाजार में जो प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग का कितने टाइम्स है। तो अगर मैं कहूं किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी जितना कमाती है ना, लोग उसका 10 गुना देकर उसका शेयर खरीदना चाहते हैं। यानी अगर कंपनी 40 रुपए कमाती है तो 40 का 10 गुना 400 रुपए देकर उसका शेयर खरीदना चाहते हैं। तो ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अब प्राइस अर्निंग में एक और खूबी होती है जो आपको पता ही नहीं होगी। नहीं बता ना, मैं बताता हूं। अगर आप 100 को प्राइस अर्निंग रेशियो से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाती है परसेंटेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यानी कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट में कितनी रिटर्न कमा के देती है, कितनी अर्निंग करके देती है। नहीं समझे? अब मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो एक कंपनी कमाती है 20 रुपए और उसके शेयर का भाव 100 रुपए है, तो यानी 100 रुपए अगर आप उसमें लगाओगे तो आपको 20 रुपए मिलेंगे। यानी कंपनी 20 रुपए कमा के देगी ना, वो आप ही के हो गए। चाहे वो कंपनी में री इन्वेस्ट हो जाते, पर कंपनी ने तो आपको कमा के दे दिए और वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गए तो कंपनी अगली बार और ज्यादा कमाएगी, तो शेयर का भाव बढ़ जाएगा। तो है तो आपकी कमाई, पर वो कंपनी में री इन्वेस्ट हो गई। तो अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 5। यानी कंपनी में आपने कंपनी का 100 रुपए का शेयर लिया और कंपनी ने कमाया 20 रुपया, मार्केट प्राइस पर शेयर 100, अर्निंग पर शेयर 20, तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब आप क्या करिए, 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 20। तो कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट पर 20% अर्निंग कमा के देती है। आप चेक भी कर सकते हो, आपने कितने रुपए लगाए थे शेयर में? 100। कंपनी ने क्या कमाया था? 20। अब 20 बटा 100 इंटू 100 करो, आ गया आपका क्या? 20%। तो यानी 20% कंपनी आपको कमा के देती है। तो मतलब ये हुआ, अब समराइज कर लेते हैं फटाफट। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मोटा मोटा मतलब ये है कि कंपनी जो कमाती है उसका कितना गुना, कितने टाइम्स बाजार में उसका प्राइस है। दूसरा ये है कि अगर आप 100 को प्राइस अर्निंग रेशियो से डिवाइड कर दो तो आपको वो परसेंटेज मिल जाती है जो कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट पर, करंट इन्वेस्टमेंट पर कमाकर देगी, अर्निंग करके देगी। तो ये दो बातें आपको क्लियर होगी। दूसरी वाली बात बहुत कम लोग बताते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई अजीब बात है, काफी लोगों को पता है लेकिन कम लोगों को पता है। तो आप देखिएगा, आपको ये बात पता थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, अब लोग कहते हैं भाई हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, कई लोग कहते हैं लो अच्छा है हाई बुरा है। ऐसा नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो कई चीजों पर डिपेंड करता है।
अगर किसी कंपनी की ना बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, यार ये कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसे देने को राजी हो जाते हैं। तो उस केस में प्राइस अर्निंग रेशियो हाई हो जाता है। यानी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, बढ़िया कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो हाई होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप प्राइस अर्निंग रेशियो निकालिएगा, बहुत हाई मिलेगा, बहुत हाई मिलेगा भाई साहब, आप हैरान रह जाएंगे। और कोल इंडिया का निकालिएगा, आपको इतना हाई नहीं मिलेगा, चेक करके देखना प्राइस अर्निंग रेशियो। वो इसलिए कि कोल इंडिया ना इतनी तेजी से नहीं ग्रो करती जितनी तेजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रो कर रही है, तो इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस अर्निंग रेशियो हाई है। तो जो कंपनियां अपने ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में होती है, यानी ग्रोथ के रीजन में होती है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही होती है, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे देके खरीदेंगे। और भी बड़ी डिटेल थ्योरी है, सारी थ्योरी तो देखो मैं इधर बता नहीं सकता, फिर वो उसके लिए तो आपको मुझे सीए की क्लास देनी पड़ेगी सीए पढ़ाना पड़ेगा आपको, सीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाता हूं, लेकिन आप समरी समझ लीजिए। तो अब थंब रूल ये होता है कि आप कंपनी का ना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, भाई कंपनी का, अब कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उसके लिए कंपनी के कई सालों की एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लीजिए। मान लो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5 साल का 10 साल का डेटा निकाला और मुझे पता चला यार इसकी एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो 25 आ रही है, तो अब ये 25 उसकी एवरेज है। तो जब देखो कि आप जब देखो कि कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, बाजार में इतना भाव बढ़ गया है कि प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से ज्यादा हो गया है, तो फिर आप सोचना शुरू कर दिया करो कि भाई इसका रेट, इसको बेचें, ये ओवर प्राइस हो गया है। और जब देखो माहौल खराब हो गया और कंपनी का प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से प्राइस अर्निंग रेशियो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से नीचे आ गया, फिर आप उसको खरीदना शुरू करो। कई लोग आपको कहते हैं कि कंपनी का ना 20 से नीचे खरीदो, 20 से ऊपर बेचो, ऐसे बोल देंगे। ऐसे नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। जो प्राइस अर्निंग रेशियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बोलूंगा, वो प्राइस अर्निंग रेशियो में आपको कोल इंडिया के लिए नहीं बोलूंगा, आईटीसी के लिए नहीं बोलूंगा, इन्फोसिस के लिए नहीं बोलूंगा, टीसीएस के लिए नहीं बोलूंगा, उनका अलग बोलूंगा, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में अलग है, हर चीज अपने आप में अलग है। तो इसलिए हमें कंपनी के इंडिविजुअल प्राइस अर्निंग रेशियो का लॉन्ग टी पीरियड में स्टडी करके एवरेज निकाल लेना चाहिए। एक ये तरीका होता है जो इजी तरीका है, एक छोटा निवेशक आपके जैसा मेरे जैसा जो आसानी से समझ सकता है। बाकी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कितना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। आइए बाजार आज में सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। आज निफ्टी 50 ऊपर नीचे। आज निफ्टी 50 ने बड़ा धोखा दिया। कल बाजार कितना ज्यादा गिर गया था, याद है वो कितना गिर गया था, और रात में ऐसा कमाल हुआ, सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज। रात को आपका एसजीएस निफ्टी भी जो है 9000 क्रॉस कर गया। ऐसा हाहाकार रात को ही मच गया, सबको लग रहा था कल भयंकर गैप अप ओपनिंग होगी, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। पर सुबह उठा तो मैंने देखा कि थोड़ा ठंडा हुआ पड़ा था एसजीएक्स निफ्टी। तो अब क्या रहा आज बाजार का हाल, आइए देखिए। आज बाजार खुलता है 8961 पर, अच्छा ऊपर खुला, क्योंकि कल बाजार बंद हुआ था 8823 पर, यानी लगभग कुछ नहीं 140 पॉइंट ऊपर खुला आज बाजार। इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। जब बाजार ऊपर खुलता है तो गैप अप ओपनिंग। उसके बाद थोड़ा सा चढ़ा, फिर गिरा, एक अच्छी डाइव मारी नीचे को, फिर चढ़ा बहुत ऊपर चला गया। देखो चार्ट में देखो, बड़ा ऊपर चला गया और एक पीक बनाया उसने 2030 का। सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सबको लगा यार ये तो ट्रेंड उल्टा हो गया। अब ये पहुंचा 9100। सारे बेयर्स एकदम बौखला गए, इतने सारे मुझे व्हाट्सएप मेंबर्स के मैसेजेस आए, सर ये क्या हो गया, सर ये तो खत्म हो गया, लगता मंदी खत्म। जैसे 9000 क्रॉस हुआ और फिर जैसे वो गिरा, उसने फिर 9000 के नीचे आया तो उनकी सांस में सांस आई, फिर चढ़ा, फिर सांस रुक गई, फिर वो गिरता गया और नीचे में उसने 8855 टच किया तो लोगों की जान में जान आई बेयर्स की, और तब एकदम बुल घबरा गया, अरे ये क्या हुआ, ये तो नीचे जा रहा है। तो आज जो है ना ऑपरेटर ने बेयर्स और बुल्स दोनों की हार्ट बीट्स ऊपर नीचे कर दी। तो अंत में जो बाजार बंद हुआ वो लगभग 8880 पर बंद हुआ, अराउंड 0.63% पिछली क्लोजिंग के ऊपर बंद हुआ। यानी बाजार जो है आज बेसिकली एक उसने बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि खुला ऊपर था और बंद नीचे हुआ। तो कैंडल आज कौन सी बनी, लाल वाली, जिसकी चर्चा डिटेल में हम कब करेंगे, बाजार कल में।
आइए अब देखते हैं ऐसे कितने शेयर थे जिन्होंने 3% से ज्यादा की तेजी का जलवा दिखाया। कैसा लगा डायलॉग, जलवा। 3% से ज्यादा की तेजी का जलवा दिखाया। तो ऐसे भाई साहब 1 2 3 4 8 स्टॉक थे। और भारतीय एयरटेल ने तो कमाल कर दिया, आज सबसे ज्यादा तेजी दिखाई, 11% तेज था। पूछिए क्यों? क्योंकि आज इसके रिजल्ट आए थे, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, और रिजल्ट खराब आए थे। यानी रिजल्ट खराब आया और शेयर भगा दिया। इसे कहते हैं ऑपरेटर का कमाल। सही बताइए, आज उसने भयंकर लॉस घोषित किया है, सारी मार्केट हैरान थी, अबे ये क्या हो गया इतना लॉस, और शेयर भाई साहब भाग गया, छक्के छुड़ा दिए, आज 11% की तेजी। और फिर आप में से कई नन्हे मुन्ने बोलते हैं सर बाजार में ना ऑपरेटर नहीं होता है, ये तो आप और मैं खरीद खरीद के बेच के रेट ऊपर नीचे करते हैं। आपको लगता है आपके और मेरे अंदर इतनी शक्ति है? साला एक पत्थर तो हिलता नहीं है। एक कंकड़ तो हमसे हिलता नहीं है, पूरा बाजार चलाएंगे आप और मैं। इससे बड़ी गप क्या होगी यार। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, भारतीय इंफ्राटेक, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू, आईटीसी, ग्रासिम, सभी आज हरियाली के अंदर छाए हुए थे। और अब बात करते हैं ऐसे कितने शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी। मात्र एक शेयर, यूपीएल, इतना प्यारा शेयर, लेकिन लगी हुई है वाट इसकी, आज वो लगभग 9% डाउन था। साले किसी शेयर के कपड़े फाड़ते हैं ना तो बुरी तरह से फाड़ देते हैं ऑपरेटर। अब आप देखो कितना मार दिया यूपीएल को, अच्छा खासा शेयर है, बेचारे की जान ले ली है। आइए बात करते हैं की इंडिसेस की। भाई मजेदार बात है, सारे के सारे की इंडिसेस हरे में थे, सब पे हरियाली छाई हुई थी, बस अपना एक बैंक निफ्टी था, निफ्टी बैंक था जिसके ऊपर लालियाली छाई हुई थी, बेचारा पूरा लाल हुआ रहा सारा टाइम। इसमें सारे आज बैंक के शेयर होगी ना, अच्छे से बैंड लगा रखी थी, तो जिन्होंने भी पुट्टे बेच रखी थी सब बैठे हुए दिल थाम गए, यार डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यार डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अगर आप पुट बेचो तो बेटा अंटी में पैसा रखा करो, लाला की अंटी में पैसा होगा तभी धंधा करेगा लाला, और अगर अंटी में पैसा नहीं होगा तो मारा जाएगा लाला। तो आप ध्यान रखना, कभी पुट बेचो तो मान के चलना भाई साहब पासा उल्टा पड़ सकता है, डिलीवरी ले लांगे, पंजाबी में कहते ना, और चक दे फटे और डिलीवरी ले लांगे, और की गल है क्या हो गया। तो भैया पैसे रखा करो तभी माल बेचा करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पुट बेचना आसान दिल वालों का नहीं है, बड़े दुखी हो जाते सर अब हम कवर कर ले, हमें डर लग रहा सर ये हो जाएगा। मैं कहता भैया क्यों, आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा करो, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखता हूं, जरूर आप उछल कूद करते हो, पहले देख लो सर कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतना बढ़िया लाइव शो दिखाता हूं, लाइव इन्वेस्टमेंट करता हूं। तुम अपने कॉपी पेंसिल में लिखा करो, जब पक्का विश्वास हो जाए तब अपने गेम खेला करो, ऐसे मत खेला करो। तो आज जो बैंक निफ्टी तो भाई साहब बड़ा गिर गया था। अब इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी आज लाल में था। लाल का मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, लाल होता है इंडिया विक्स तो बाजार जो है तेज होता है। वैसे ऐसा हरदम नहीं होता पर ज्यादातर वक्त ऐसी होता है। अब बात करते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की, तो सेक्टोरल इंडिसेस में भी वही हुआ, आज हरियाली ही हरियाली है, इतने सारे सेक्टर्स तेज है मैं बता नहीं सकता, पर कुछ ही सेक्टर गिरे। आज बैंकों का बुरा दिन था, आज पीएसयू बैंक का ज्यादा बुरा दिन था, कल प्राइवेट बैंक का ज्यादा बुरा दिन था। यानी आजकल ऑपरेटर का जो मन है, मेरा मन डोले, आजकल उसका जो मन डोल रहा है और बैंकों से हट गया है और दूसरी जगह चला गया है। अब बैंकों को मार देगा, बैंकों में लोगों को पिला देगा, उसके बाद बैंक को चढ़ा देगा। तो ये तो ऑपरेटर का गेम है। और अगर आप तेजी देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी आज निफ्टी कंजम्पशन में थी, निफ्टी मीडिया में थी, निफ्टी इंफ्रा में थी। तो ओवरऑल आप यही कहेंगे बाजार कहीं ना कहीं हरियाली की कहते हैं छत्र छाया के अंदर सिमटा रहा, बना रहा। आज कहीं ना कहीं आप कहेंगे हरियाली थी, ऑल्दो कैंडल आपको लाली नजर आएगी वो बाजार कल में। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, और मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं, भारतीय एयरटेल। भाई साहब आज छक्के छुड़ा दिए थे भारतीय एयरटेल ने, सबसे ज्यादा तेजी। पता है क्यों? क्योंकि आज इसने लॉस रिपोर्ट किया भारतीय Q4 के रिजल्ट आ गए एयरटेल के, और आपको जान के अब तो यही बोलना पड़ेगा, जब शेयर इतनी तेज हो गया तब तो ये थोड़ी बोल सकते दुख होगा। अब क्या बोलेंगे? आपको जानकर हर्षोल्लास होगा कि भारतीय एयरटेल ने आज 5,237 करोड़ का घाटा दिखाया है, कमाल कर दिया, इसलिए शेयर तेज हो गया है। अब तो इसी तरह से कहना लगेगा पड़ेगा। कैसा लगा मेरा ये स्टाइल, कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई कंपनी ने इस साल जो है 7,004 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस दिखाया, बड़ा भारी। कारण वो था, वो चल रहा है ना, वो जो उनकी आजकल पंगा चल रहा है, वो रीअसेसमेंट वाला, जिसमें वोडाफोन बेचारा बकरे की तरह फंसा हुआ है। तो उसके चक्कर में उन्होंने जो है 7,004 करोड़ का वन टाइम
लॉस दिखाया है, जिसकी वजह से बाजार में उसकी उम्मीद जो थी उसके मुकाबले गहरा नुकसान रिपोर्ट किया उन्होंने 5237 करोड़ का, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 107 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। बाकी बातें अगर देखेंगे तो रिजल्ट की अच्छी है। अगर हम बात करें कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसको प्यार से आरपू कहते हैं, अगर आरपू देखें तो वो बढ़ गया है। पिछले साल था 123 रुपये और इस साल 154 हो गया। भाई साहब झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि टेलीकॉम कंपनी की परफॉर्मेंस जो है आरपू से पता चलती है। अब अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करेंगे ना तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% से ज़्यादा बढ़े हैं और बढ़कर हो गए हैं 23,723 करोड़। 23,723 करोड़। और अगर आप बात करें कस्टमर्स की तो कंपनी के जो टोटल कस्टमर्स हैं वो हैं 423 मिलियन कस्टमर्स और ये लगभग 5% बढ़े हैं। पहले ये थे 404 इसी क्वार्टर में पिछले साल और अब 5% के आसपास बढ़कर 423 करोड़ हो गए हैं। और अगर आप टोटल मिनट्स देखेंगे भाई यूसेज का तो वो भी बढ़ गया है, वो 13.3% से बढ़ा है और बढ़कर 902 बिलियन हो गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में वो 796 बिलियन था। अगर मोबाइल डाटा ट्रैफिक की बात करें तो वो भी तेज हो गया है, 74.3% बढ़ा है और बढ़कर 6688 बिलियन एमबीज हो गया है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल मात्र 3836 बिलियन एमबी था। तो झंडे गाड़ दिए हैं एयरटेल ने देखा जाए। और एयरटेल ने अपनी खुशी सेलिब्रेट की है, कैसे? आपको 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा अगर नेट डेट्स देखेंगे तो एयरटेल के ऊपर खासे भारी है, जिसकी चर्चा हम बैलेंस शीट में भी करेंगे। तो डेट्स की बात करें तो बहुत खराब पोजीशन है एयरटेल की, काफी लोन ले रखा है। अब कंसोलिडेटेड इबिटडा की बात करते हैं, आपको मजा आ जाएगा। लगभग 52% बढ़ा है इबिटडा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और बढ़कर 10,326 करोड़ हो गया। और इवन जो इबिटडा का मार्जिन है वो भी 10.5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है और बढ़कर 43.5% हो गया। तो ओवरऑल ऑपरेशनल फ्रंट पे देखा जाए तो एयरटेल की परफॉर्मेंस लाजवाब है। अब जो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 14.5% के आसपास बढ़ा है और बढ़कर 17,438 करोड़ का हो गया है। और मोबाइल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 21.8 यानी लगभग 22% बढ़ा है। तो आप तो को यही कहना पड़ेगा कि एयरटेल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो मेरी तरफ से उसके लिए कुछ तालियां। अब बात करते हैं उसके भाव की। जैसा कि मैंने बताया था आज शेयर के अंदर लगभग 7 करोड़ 19 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है, यानी 7 करोड़ से ज़्यादा माल खरीदा बेचा गया और कंपनी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। आज 52 वीक हाई काट दिया 603 का। भैया मेरे पास इसके शेयर पड़े हैं पर थोड़े से, बहुत ज़बरदस्त शेयर है और आज इसने लगभग 11.25% से ज़्यादा की क्लोजिंग पर तेजी दिखाई। और अगर आज बात करें तो ये शेयर खुला था 558 पर, नीचे गया 557, ऊपर गया 603 और क्लोजिंग करी लगभग 600 के आसपास। 52 वीक आज इसने हाई बनाया था। वैसे 52 वीक लो इसका जो है 321 है, लगभग 52 वीक लो के डबल पर ये आज आ पहुंचा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, ईपीएस शीपीएस नहीं है इनकी, सारी लॉस में है, लॉस में और प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो 2.55 है। डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है, जस्ट 0.42 और कंपनी के जो ओवरऑल ट्रेड्स हैं 31% डिलीवरी बेसिस पर है, यानी कंपनी में लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है, डिलीवरी पर माल उठाया जा रहा है। अब एक गंदी सी बात भी कर लें एयरटेल की। आइए इसकी बैलेंस शीट देखिए, कितना ज्यादा लोन है। लोन देख के दिल जो है झटके गाता है। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो शेयर होल्डर फंड से कम है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड लगभग 98,000 करोड़ है और लोन 63,000 करोड़ का है। पर कंसोलिडेटेड पे तो वाट लग गई, वाट। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड शेयर होल्डर फंड है वो 71,000 है और उसके अगेंस्ट लोन देखो 97,000 करोड़ का। ये मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात बता रहा हूँ। इस साल उन्होंने लोन चुकाया जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी भैया लोन बहुत ज्यादा है और ऐसे
ऐसे आड़े वक्त पे अगर लोन मार देना तो आदमी जो है खड़ा नहीं हो पाता, बिल्कुल खड़ा हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो ये था भारतीय एयरटेल का आज का रिजल्ट। अब मेरे से पूछेंगे आप कब खरीदेंगे? भाई मेरे पास थोड़े से शेयर हैं, मैं इतने महंगे तो खरीदने में विश्वास नहीं करता। वो 52 वीक हाई पे मेरे को डर लगता है ऐसे इतने भारी रेट पे खरीदने में, क्योंकि साले ऑपरेटर जो है बड़े बदमाश होते हैं, कभी भी घेर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा जब इसमें अच्छी करेक्शन हो जाएगी, बीच में कहीं ना कहीं तो करेक्शन होगी, कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, तब खरीद लेंगे। कम से कम 10-15% की करेक्शन तो मांगता है दिल। वैसे तो दिल मांगे मोर, पर भी 15-20% की करेक्शन तो आज ही 11% बढ़ गया। इसमें हाथ डालना तो इस वक्त लग रहा है कि अंगारों में हाथ डालने समान है। भले ये यहाँ से 700 रुपये हो जाए, कुछ पता नहीं, शेयर बाजार है, ऑपरेटर सबका बाप है, तो भैया क्या कह सकते हैं। तो मैं तो अभी इसमें खरीदारी नहीं कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास शेयर पड़े हैं। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे ज्यादा चहेते, सबसे लाइकिंग वाले शेयर की। सोचिए कौन सा शेयर है भैया? वो शेयर है बजाज फाइनेंस। 5,000 से गिरकर 2,000 के नीचे आ गया है। ऐसा शेयर जिसने हिला दिया है। मुझे याद है जब 5,000 में चला करता था, बहुत सारे यूट्यूबर बोला करते थे इसका एक शेयर खरीद लो आप करोड़पति हो जाओगे, 2 शेयर खरीद लो आप और बड़े करोड़पति हो जाओगे, केवल 5 शेयर खरीद लो तो ये हो जाएगा, इसकी ये CAGR थी, ये है। तो उसको उन्होंने कहते इंट्रापोलेट कर करके भाई साहब बैठे बिठाए 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ रुपए बना दिए थे, और ढेरों लोगों ने इसको 5,000 पे प्लस किया। भाई मैं डरता हूं, मैं 52 वीक हाई पे नहीं ले सकता। मैंने 2200 में लिया था, बस गलती होगी, बेचा नहीं। अच्छा लग रहा था लोगों की बातों में, मैं भी आ गया। मैं सोचता था सब कह रहे हैं 5,000 भी सस्ता है तो और बढ़ जाएगा, तो मैंने रखा अच्छा खासा बेच लेता तो बढ़िया था। अब वो 2200 से भी नीचे आ गया। तो भैया मेरा वाला फॉर्मूला ही ठीक है, जहां मैं भी लोगों की बातों में आ जाता हूं तो मर जाता हूं। वो ये है कि मौका लगे तो दे चौका, जब मौका लगे बेच के प्रॉफिट कमा लिया करो, सारा नहीं तो आधा तो बेच ही दिया करो। तो ये एक आपको सिंपल सा नियम मैंने बता दिया। अब आप बात करते हैं प्रॉफिट की। तो बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट जो है बड़े गिर गए हैं। इसको तो हम बोलेंगे कि आप भाव भी गिरा है। बजाज फाइनेंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर गए हैं, गिर के 19% से गिरे हैं, और इस बार उन्होंने एक भयंकर प्रोविजन भी क्रिएट किया है। तो आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस के जो प्रॉफिट्स हैं लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरे हैं, और गिरकर हो गए हैं 948 करोड़। जबकि जो हमारे ईटी नाउ ने एक सर्वे किया था वो कह रहा था इनको 1500 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, और इन्होंने दिखाया सिर्फ 948 करोड़ के। तो कहते ना ऑल इज नॉट वेल, देयर इज समथिंग फिशी इन द रिजल्ट। यानी भैया सब अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा मत सोचो, कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। यानी माहौल बड़ा खराब है। 1500 करोड़ भाई, ईटी नाउ वाले बेवकूफ़ तो है नहीं, उन्होंने सर्वे कराया, और वो ऐसे भी नहीं है कि टटपूचिए लोगों को सर्वे में शामिल किया, अच्छे लोगों को करते हैं, उनके एस्टीमेट भी ठीक ठाक होते, सारे एस्टीमेट तितर बितर हो गए, बैंड बजा दी। कंपनी ने इस साल जो है 1954 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 409 का किया था। अब ये इंडिकेशन है कंपनी खुद घबराई हुई है, कंपनी के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है, कंपनी को लग रहा है भाई इस हालात में कुछ भी हो सकता है, कंपनी को लग रहा है भाई हमारे तोते उड़ सकते हैं, इसलिए कंपनी ने डर के मारे इतना भारी प्रोविजन कर दिया। तो ये भारी प्रोविजन को ये मत सोचो सेफ्टी, ये सोचो कंपनी की मजबूरी रही है, कितना दिल मार के, दिल पर पत्थर रख के उन्होंने ये प्रोविजन किया होगा। उनको पता था जब हमारे इन्वेस्टर्स को पता चलेगा तो वो रो देंगे। तो आप खुद अपने दिल से पूछिए क्या ये आसान बात है? तो यानी कहीं ना कहीं मामला बड़ा संगीन है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखते हैं बात कंपनी की और आगे की। कंपनी ने 390 करोड़ के 2 आइडेंटिफाइड लार्ज अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए उनका भी प्रोविजन क्रिएट किया, 390 करोड़ का, बताइए। और ये जो आपकी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, इसके मद्देनजर 900 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट किया, और एक 1419 करोड़ की एडजस्टमेंट भी की है। तो ये सब करते करते जो है कंपनी की बैंड बज गई, तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट काफी गिर गए। अब कंपनी का देखो खबर सुनिए। देखिए जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था यार बजाज फाइनेंस गिर सकता है, तो मेरे पीछे पड़े होते सारे खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो मैंने भी यार थोड़ा सा कई बार बातों में आ जाता हूँ, खरीद लिया थोड़े से शेयर, पर मजेदारी नहीं रही। मुझे इसको लेकर बड़ा गड़बड़ाहट होती है कई बार, पर आप पीछे पड़ जाते हो तो मैं बोलता हूँ ठीक है अब क्या करें, बच्चों का भी देखना पड़ता है, सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो बाकी वैसे मुझे मेंबर्स कहते हैं सर आप किसी की मत सुना करो, अपनी सुना करो, तो वैसे मैं अपनी सुनता हूँ, लेकिन 2% 1% को सबका मान रखना होता है, तो कभी ना कभी वो कहते हैं दिल पसीज जाता है कि चलो यार इनकी भी सुन लो, पर वही नुकसान होता है। तो अब आप देखिए कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया है कि हमने इस क्वार्टर में सिर्फ 10 दिन
प्रोडक्टिव नहीं रहे हमारे। सुनो ध्यान से, क्वार्टर में लगभग 90 दिन होते हैं, 90 में से ना 10 दिन प्रोडक्टिव नहीं थे, उसके बावजूद कंपनी की बैंड बच गई। अब ये जो क्वार्टर चल रहा है, क्वार्टर फर्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर का, इसमें तो 2 महीने अनप्रोडक्टिव हैं। अब आप अपने मन से, अपने दिल से पूछो कि कंपनी की हालत क्या हो सकती है इस क्वार्टर की, और आपको मजाक लगती है, आपको लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भैया नथिंग इज वेल, ऑल इज डैम्ड इस वक्त, ये हालत है। तो अब आप देखिए, आप कहता है इसकी वजह से कंपनी को कहता है 1 मिलियन लोन अकाउंट्स का नुकसान हुआ है, यानी इतने वो लोन अकाउंट्स और क्रिएट कर सकते थे जो वो नहीं कर पाए। और कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट रहा है वो लोअर रहा है 4500 करोड़ का, और न्यू लोन बुकिंग है सिर्फ 3% बढ़ी है। तो अब आप इससे गैस कर लो कि जो आने वाला वक्त है, आने वाला पीरियड है, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो नया क्वार्टर चल रहा है इसमें तो 2 महीने के लगभग जो है बिल्कुल लॉकडाउन रहा है, 2 नहीं 1.5 कह लो, आधा क्वार्टर साफ हो गया। आइए बात करते हैं कंपनी के आज क्या परफॉर्मेंस रहा। कंपनी ने आज लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ अपना खाता बंद किया। कल इसकी क्लोजिंग हुई थी 938 पे, आज 1938 पे कल क्लोजिंग हुई थी, और आज क्लोजिंग है 1964 पे। आज ये खुला था 1960 पर, ऊपर में गया 2003, नीचे में गया 1922 और फिर 1964 पे बंद हो गया। लगभग कल के मुकाबले 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए काफी गिरावट आ चुकी है, 2 लाख करोड़ से ऊपर था, अब मात्र 1,18,000 करोड़ रह गया। कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए तो काफी हाई है, अभी भी 23 टाइम्स है। प्राइस टू बुक रेशियो भी हाई है, क्योंकि कंपनी एक रेपुटेशन कमांड करती है। कंपनी में लगभग आज 54 लाख शेयरों का काम हुआ है, 54 लाख शेयरों का, और कंपनी के जो 54 लाख शेयर है इसमें जो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लगभग 26% है। लोगों को काफी इस पर विश्वास है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है, जस्ट 0.31 है। तो ओवरऑल कंपनी इस वक्त मैं कहूंगा बैड फेस से चल रही है, और खतरा इस पे बना हुआ है, लगातार खतरा मंडरा रहा है। कोई भी काम बजाज फाइनेंस में हमें सोच समझ के करना है। अब मैं कब इसको खरीदूंगा, वैसे मैंने उसका नेक्स्ट टारगेट जो है 1700 का बनाया हुआ है। 1700 में मैं सोच रहा हूं इसमें एक भारी मात्रा खरीद लूंगा, क्योंकि थोड़ा एफएनओ के काम करने के लिए मुझे कुछ शेयर्स भी चाहिए ताकि मैं उनकी कॉलें बेच सकूं। आपको तो पता ही है मैं कवर करके अपना एफएनओ का गेम खेलता हूं, तो मैं पुट के द्वारा सोच रहा हूं इसमें एक लॉट मोटा खरीद लूं 1700 की रेंज में, ऐसा मेरा टारगेट है। बाकी देखते हैं साहब, बाकी होगा तो वही कहते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई, हमारा तो दिल आ गया, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। हमारा तो बजाज फाइनेंस में दिल आ गया, अब हमें मिलता है नहीं मिलता है ये क्या पता। इसके लिए तो वही बोलेगा वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैंने इसकी जो है 1700 की पुट बेच दी है अच्छे प्रीमियम पर, और अभी उसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो अब ये मेरे पास आता है कि नहीं आता है, अब देखते हैं, वो तो भगवान ही बताएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बजाज फाइनेंस का एनालिसिस ठीक लगा होगा, मैंने सारी बातें इसमें आपको बता दी। आइए बात करते हैं बाजार कल में टेक्निकल एनालिसिस। आज भी बियर कैंडल बनी है, बेयरिश कैंडल। आप देखेंगे लाल वाली कैंडल, लास्ट कैंडल देखिए लाल कैंडल, पर कल तो बड़ी खतरनाक लंबी चौड़ी मारू बोसू बनी थी। आज उसके सामने असल छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, देखिए तो सही चार्ट में देखिए, कल की कैंडल आज की कैंडल देखिए। कल की कैंडल लगता है भाई साहब खली था ना खली वो, और आज की कैंडल का बोना सा आदमी खली के सामने खड़ा कर दी, छोटा सा बोना सा। तो आज की कैंडल थोड़ी बोने टाइप सी है। तो ओवरऑल कैंडल जो है अभी भी नीचे के बोलिंजर बैंड के पास है। तो अगर बोलिंजर एनालिसिस भी साथ साथ कर देते, कुछ खास बताने को नहीं है कैंडल में। कैंडल आज बेयरिश है, बेयरिश ट्रेंड जारी है, कंटिन्यूड है, और साथ में कल की कैंडल और आज की कैंडल दोनों, कल ने तो काट दिया था बोलिंजर बैंड, आज बोलिंजर बैंड के और नजदीक आ गई। कहते ना नजदीकियां बढ़ रही हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही है, किसकी, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड की और कैंडल की। वो अपनी नजदीकियां दूर कर रहे हैं। गाना भूल गए, इसमें बड़ा अच्छा गाना था तो वो भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो बाजार है अभी भी बेरिश रूप बनाए बैठा है। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट में तो आपका बेरिश क्रॉसओवर बन गया, पर खुल के नहीं बना है बहुत चिपका सा बना है, बिल्कुल चिपका बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं खुल के बन यार, जैसे कोई आदमी किसी के घर जाता है ना, तो किसी के घर जाएगा ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे तो हम कहते हैं खुल के बैठ यार, ऐसे खुल के बैठ, ऐसे क्यों बैठा हुआ, खुल के बैठ, अपना घर है।
तो यार वो MACD भी ना बिल्कुल ऐसे दुबका से बैठा है, अरे ढंग से काटता ना ये खट से तो लगता है अच्छा बेयरिश क्रॉसओवर है, पर ढंग से नहीं काटा यार, मजा नहीं आया। और अगर आज आप देखेंगे तो RSI थोड़ा दगाबाज निकला है, उसने क्या कर गया वो बढ़ गया, कल तो 40 से मेरे ख्याल नीचे आ गया था, याद होगा आपको, और आज साला 40 से ऊपर चला गया। तो कहना चाहिए भाई तो सैया बड़े दगाबाज, तो आज जो है RSI जो है दगाबाज है। तो ओवरऑल अगर हम असेसमेंट करें आपके टेक्निकल चार्ट पे तो कैंडलस्टिक बेरिश, बोलिंजर बैंड बेरिश, MACD बेरिश, और जो आपका है कौन RSI वो भी बेरिश है, पर बेरिश से वो बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है, बदमाशी दिखा रहा है, वो हमारा RSI है। तो ये था आज का कंक्लूजन। बाजार जो है कल को भी आज के हिसाब से 4 में से 3 अंक मिलते हैं बेरिश के, तो अब देखते हैं कल बाजार क्या होता है, पर कहीं ना कहीं बेरिशनेस बाजार में अभी भी बनी हुई है, ऐसा चार्ट बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आपके सामने चार्ट है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस को नहीं किया तो क्या किया, अदरवाइज तो अगर छोड़ दिया तो फिर लाइव जिंगल वाला कैसे होगी, क्योंकि रेंज तो यही बताता है। आइए आज देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस ने आज थोड़ा सा परिवर्तन लिया है। ओपन इंटरेस्ट 10,000 रुपये घटा है, 9,500 पे भी घटा है और 9,000 रुपये बढ़ा है, यानी टॉप पे तो 10,000 ही चल रहा है, सेकंड हाईएस्ट 9,500 ही है, पर 9,000 रुपये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो कॉल का जो कहते हैं रेसिस्टेंस है तो नीचे की तरफ हौले हौले नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि 9,000 को मैं एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना लूं। बाकी देखते हैं, अभी तो नीचे की तरफ ही झुकाव है। अब बात करते हैं पुट की। पुट को देखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट 9,000 रुपये बढ़ा है और 8,500 रुपये भी बढ़ा है, 8,000 रुपये भी बढ़ा है। लेकिन आप ये देखिए पहले 8,000 सेकंड हाईएस्ट हुआ करता था कुछ समय पहले, और वो घट के 8,500 आ गया, यानी 8,500 जो है वो 9,000 को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पाया अभी, पर कोशिश में लगा हुआ है ओवरटेक करने की। तो ऐसा लग रहा है कि 8,500 एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का लेवल हो जाएगा, तो बाजार कहीं ना कहीं कॉल और पुट को जोड़ा जाए तो 8,500 और 9 के बीच, 8,500 और 9 के बीच बाजार थोड़ा सा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कैसा लगा ये वाला एनालिसिस कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन टोटल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो साहब वो तो 9,000 के लेवल पे ही बरकरार है, और 9,500 पे इस बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन घटा है और 10,000 पे भी घटा है, पर सेकंड हाईएस्ट 10,000 हो गया। देखिए 9.5 और 10 दोनों पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, पर सेकंड हाईएस्ट अब 10 बन गया। लेकिन अगर आप 8.5 देखेंगे तो उस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो फिर साफ नजर आ रहा है कि हाँ मैक्सिमम पेन जो है वो 9,000 पे, पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम पेन जो दर्द है वो धीरे धीरे सरकता हुआ 8,500 की तरफ जा रहा है, ऐसा इंडिकेशन इस टेबल से नजर आ रहा है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। यार पुट कॉल रेशियो एनालिसिस का मुझे मजा ही नहीं आता, साला 1 के नीचे ही रहता है, मैं सोच रहा हूं इसको बंद ही कर दूं। आप क्या कहते हैं? वैसे नॉलेज तो मिलती है, चलो अभी भी अगर पुट कॉल रेशियो देखो तो वहीं 1 के आसपास घूम रहा है, बाजार न्यूट्रल है, सही तरीके से ना तो मंदी ना तो तेजी दर्शा रहा है, खास परिवर्तन आज नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो नीचे ही हुआ है, यानी बेरिशनेस हल्की सी कमी हुई है, बुलिशनेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आइए बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। बात करते हैं एफआईज की। एफआईज तो आज भी माल बेच कर निकल गए, आज भी माल बेच कर निकल गई, हालांकि कल के मुकाबले कम बेचा। तो अगर आज देखेंगे तो आज बाइंग उन्होंने बहुत जबरदस्त करी और सेलिंग तो भाई साहब दुगनी कर दी। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि आज भी नेट बिकवाली करके गए हैं लगभग 1328 करोड़ की, लेकिन कल के मुकाबले आधी नेट बिकवाली। कल तो 2500 करोड़ का माल बेच के भागे थे और आज केवल 1328 करोड़ का माल बेचकर भागे। आइए बात करते हैं डीआईज की। सैया बड़े जालिम है, ये जो डीआई है ये हमें सपोर्ट दे देते हैं हर बार। देखिए कल इन्होंने हल्की सी नेट बिकवाली की थी और आज नेट खरीदारी कर दी, इन्होंने मार्केट को सपोर्ट दी कहीं ना कहीं, इसलिए बाजार थमा भी रहा। अगर आज देखेंगे तो इनकी बाइंग कल के मुकाबले कम है, पर सेलिंग कल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से नेट इनकी बाइंग होगी। कल इन्होंने नेट सेलिंग की थी 152 करोड़ की, आज नेट बाइंग खरीदारी करी है लगभग 1650 करोड़ की। तो ये पोजीशन थी एफआईडीआईज की अलग अलग। अब टोटल करके देख लें तो टोटल में तो बड़ा भारी चेंज है।
कल टोटल में नेट बिकवाली थी बहुत ज्यादा, 2600 करोड़ से ज्यादा की, और आज तो नेट खरीदारी हो गई है 331 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मिलजुल के रिजल्ट दूसरा और डिफरेंट दिखाया है। आइए अब एक नजर मार लेते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या गेम चल रहा है। कल तो वो दवाई मिल गई है, वैक्सीन मिल गया, उसके चलते बाजार में खासी तेजी हो गई थी, डाउ जोन्स ऐसा भागा था और वहां पे एसजीएस निफ्टी भी भाग खड़ा हुआ, पर आज लगभग फ्लैट है। आज तो जिसने ढीला, किसी कहता आदमी भागते भागते थक गया तो आज सांस ले रहा है, इसलिए आज लालियाली छाई हुई है। अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे तो लगभग 0.4% डाउन है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, 0.01% अप है, आपका नैस्डैक थोड़ा सा अप है 0.6%, और स्मॉल कैप 2000 भी डाउन है 0.6%। तो ओवरऑल आज जो है लालिमा और हरियाली, यानी हरियाली और लालियाली का मिला जुला मिश्रण देखने को मिल रहा है। टोरंटो आज तेज है लगभग 1.7%, और बोस्वा ब्राजील आज हल्का तेज है 0.64%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार में जो इस वक्त हालात हैं वो लगभग जो है मिले जुले से संकेत दे रहे हैं। एक नजर अगर एसजीएक्स निफ्टी में भी डालें तो वो इस वक्त 8890 ट्रेड हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग से तो ऊपर ही है। तो ओवरऑल जो सीन है कोई खास मतलब मिला जुला सा संकेत है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बाजार जो है तेजी या मंदी का रुख दिखा रहा हो। हम यही कहेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखकर सिर्फ एक ही बात दिल में से निकल रही है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो है क्या कहते हैं फ्लैटनेस है बाजार के अंदर, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है इस वक्त बाजार। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको मजा आ गया होगा। मजा आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उनको भी को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, और आप देखेंगे आपको वहाँ डिफरेंट प्लान मिलेंगे। हो सकता है सिल्वर गोल्ड डायमंड के साथ, हो सकता है अभी नहीं तो थोड़ी देर में प्लैटिनम मिल जाए आपको, देखते हैं क्या होता है। तो चारों प्लान है, अलग अलग हैं इनके पर्क्स, आप प्लीज़ उनको गो थ्रू करिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नॉलेज गेन करने के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानने के लिए आप किसी भी मेंबरशिप को ले सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो सफायर और रूबी प्लान अवेलेबल है। रूबी प्लान में खास बात यह है कि मैं ऑनलाइन बेसिस पे एफएनओ के जो अपने स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, मैं एफएनओ में पुट और ऑप्शन खरीद बेच के काफ़ी काम करता हूँ कवर्ड, उनकी मैं डिटेल्स जैसे भी करता हूँ उसमें प्रॉफिट लाभ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप मेंबर बनना चाहें तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना, सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत बढ़िया स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड किताबें जो आप मेरे से कहते हैं अपनी तरफ से ढूंढ के सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना है जिंगालाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमा